हेलो, स्वागत है आप सभी का। अभी ये सेकंड पार्ट है द एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड का। मैंने फर्स्ट पार्ट अपलोड कर दिया है, आप जाके एक बार चैनल में चेक कर सकते हैं, या मैं उसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी आपसे। मैंने 15 जो पोएम की राइम थी वो मैंने पहले ही कंप्लीट करा दिया है। देन अभी हम आगे बढ़ते हैं। द अप्लॉज ऑफ लिसनिंग सीनेस टू कमांड द थ्रेड्स ऑफ पेन एंड रन to despite the scatter plenty over a smiling land and read their history in a nation eyes। इसमें पोएट कहते हैं कि सीनेट की क्षमता आपकी सराहना करती है। दुख और हार के खतरों का उपहास करने की क्षमता, एक खुशहाल देश में धन फैलाने का मौका, इतना प्रभावशाली जीवन जीने का मौका कि किसी की जीवनी पूरे देश में परिलक्षित हो। कभी कहना चाहते हैं कि जब कोई पॉलिटिशियन कमांड देता है या वो कोई लेक्चर देता है तो उनकी वाहवाही होती है, उनकी वाहवाही भी होती है और प्लस तालियां भी, उनको अप्रिशिएट किया जाता है तालियां बजा के। लेकिन ये कितना भी काम कर लें अपने यहाँ पे, इनको कोई वाहवाही नहीं मिलती, ना ही इनको मिली है, क्योंकि उनमें से कोई भी उस सीनेट का नंबर नहीं था। वो उनका कोई नाम, बड़ा नाम नहीं है, क्योंकि इनकी ज़िंदगी में जो दर्द था या जो दर्द है उसने इनको तुच्छ बना दिया। ये अपने स्माइलिंग लैंड के लिए ही कुछ नहीं कर पाए और ना ही अपने देश के इतिहास के लिए कुछ कर पाए, क्योंकि उनकी सिचुएशन ने उनको रोक के रखा था। इनकी सिचुएशन ही ऐसी थी कि अपने स्माइलिंग लैंड जहाँ पे रहते हैं उसके लिए भी कुछ नहीं कर पाए और ना ही इनका कहीं इतिहास भी ही नाम आ पाया। उसके बाद है आपका Their Lord forbid, nor circumbride alone their growing virtuous, but their crimes confined, forbade to wade through slaughter to a throne, and shut the gates of mercy on mankind। इसमें कहते हैं कि इन सभी चीज़ों को इन लोगों की गरीबी से रोका गया था। गरीबी ने उन्हें न केवल उनकी प्रतिभा को विकसित करने से रोका, बल्कि उन्हें कोई भी अत्याचार करने से भी रोका। इससे उन्हें सत्ता हासिल करने के लिए और इस प्रक्रिया में मानव अधिकारों की किसी भी भावना को छोड़ने के लिए अनगिनत लोगों को मारने से रोका। इनकी जो सिचुएशन थी इनको रोक के रखा था, क्योंकि ये अपना टैलेंट ज़रूर दिखाते, लेकिन इनको कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिला। इन्होंने ना तो कोई अच्छा काम किया जिससे कि इनका नाम हो, और ना ही कोई क्राइम किया ताकि इससे भी उनको कोई जान सके। इन्होंने कोई गद्दी पाने के लिए किसी से लड़ाई नहीं की, ठीक है, और ना ही इन्होंने कोई खून बहाया, ना ही संहार किया, और इन्होंने इंसानियत के लिए दया के दरवाजे कभी बंद नहीं किए। यहाँ पे इनकी इंसानियत को दिखाया गया है और अपने लैंड के लिए ये कितने अपने लैंड के प्रति कितना प्यार है ये इसमें दिखाया गया है। और इनके जीवन में जो दुख है, जो पोएट हैं वो इनके बारे में बता रहे हैं। द स्ट्रगलिंग पेन्स ऑफ कॉन्शियस ट्रूथ ऑफ हाइड टू क्वेंच द ब्लसेस ऑफ इंजीनियस सेम और हिप द श्रेन ऑफ लग्जरी एंड प्राइड विथ इंसेंस काइंडलैंड एट द म्यूज फ्लेम। पोएट कहते हैं कि इन विलेजर्स ने इतना स्ट्रगल किया है, इतना मेहनत किया है, इन्होंने इतना झेला है कि इनको बहुत दुख होता था, और ये उस दुख को कभी छुपाते नहीं थे, और ना ही ये कभी भी अपनी फीलिंग्स को छुपाते थे। इन गरीबों के पास इतना टाइम नहीं था कि वो अमीरों की जाके चापलूसी करें, अमीरों के पास आसपास इर्द गिर्द घूमें। ना ही इनके पास इतना टाइम होता है कि ये गाने गाकर तथा स्वर्ग की देवी के सामने अगरबत्ती जलाकर गीत नहीं गाएं, क्योंकि इनके पास इतना टाइम ही नहीं होता है। ये अपने निजी काम में इतने व्यस्त होते हैं कि इनको इन सब के लिए फुर्सत ही नहीं है। फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड इग्नोबल स्ट्रिफ देयर सोबर वेसेस नेवर लर्नेड टू स्ट्रे along the cool sequesters veil of life, they kept the noiseless tenor of their way। पोएट कहते हैं कि अमीरों और ताकतवरों के पागलपन भरे अनैतिक संघर्षों से कोसों दूर इन गरीब लोगों की केवल सीधी सादी गंभीर इच्छाएं थी।
जीवन की इस शांत और एकांत घाटी में वे अपने शांत रास्तों पर डटे रहें, फिर भी इन गरीबों की हड्डियों को भी बचाने के लिए इन्होंने कभी भटकना नहीं सीखा। ये शांत जिंदगी जीते थे, शहर के जितनी भी चमक धमक पागल जनता से ये दूर रहते थे। इन्होंने पैसा कमाने के लिए कभी कोई गलत कार्य नहीं किया और ना ही इन्होंने कभी भटकना सीखा। ये बहुत ही शांत और एकांत में रहकर जिंदगी जीते थे। साथ में आपका येट इवन दीज बोन्स फ्रॉम इंसल्ट टू प्रोटेक्ट सम फ्रेल मेमोरियल स्टिल इरेक्टेड नाइट विद uncouched rhyme and shapeless sculpture decked implores the passing tribute of a sight। फिर भी इन गरीबों की हड्डियों को भी बचाने के लिए कुल अनादर पास में एक छोटा सा स्मारक बनाया गया है। जहां इनको दफनाया गया है वहां ये अपने आप को इंसल्ट से प्रोटेक्ट करना चाहते थे। भले ही इनकी कब्रों पर स्टील नहीं लगी हुई है, लेकिन इनके कब्रों को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ चीज़ें लगाई गई हैं। कुछ शेपलेस मूर्तियाँ बनी हुई हैं जिस पर कुछ देहाती टाइप्स की लाइनें लिखी गई हैं, जिन पे इनका नाम लिखा गया है और ये इनका क्या काम था वो लिखा गया है। और अगर कोई यहाँ से गुजरेगा तो वो उनको देखकर आहे भरेगा, उनके लिए क्या दुख उनको फील होगा। Their name, their years spelt by the unlettered muse, the place of fame and elegy supply, and many a holy text around the strew that teach the rustic moralities to die। इन लोगों के नाम, वे जितने वर्ष जीवित थे, सभी को किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा तराशा गया जो अनपढ़ था। प्रसिद्धि और एक लंबी स्मृति के स्थान पर खड़े हैं। बाइबिल के कई उदाहरण कब्रिस्तान के चारों ओर बिखरे हुए हैं। उदाहरण से अप्रकृष्ट लेकिन अच्छे दिन वाले लोगों को मरना सिखाते हैं। इनकी जो मृत्यु है उनकी कब्रों पर जो डेट ऑफ बर्थ पे डाई ऑफ द डे उनका नाम लिखा है। किसी इलिटरेट म्यूज़ ने जिस जगह पर इनकी तारीफ़ की जानी चाहिए थी या एलिजी लिखी जानी थी, लेकिन उस म्यूज़ में बाइबल के कुछ होली टेक्स्ट को लिखा गया है। मतलब कि उनकी अगर कब्र को देखेंगे तो वहाँ पे कुछ ऐसे शब्द लिखे हैं कि बाइबल के कुछ शब्द लिखे गए हैं, पवित्र शब्द लिखे गए हैं, ना कि उनकी याद में या उनके कामों को जो इसकी वजह से वो जाने जाते थे वो लिखा गया है। क्योंकि वो गरीब थे और उनकी मृत्यु हो गई, गांव में रहते रहते वो कुछ काम नहीं कर पाए। और ये जो होली पवित्र नाम है, जो होली टेक्स्ट लिखा गया है, ये गाँव वालों को सिखाने के लिए लिखा गया है कि जब उनकी मृत्यु आए तो वो तैयार रहें, क्योंकि एक न एक दिन सबको मरना है। For who to dumb forgetfulness a prey, this pleasing anxious being ever resigned, left the warm presence of the cheerful day, nor cast on longing lingering look behind। किसी भी व्यक्ति की अगर मृत्यु होती है तो उसको पता है कि इस दुनिया से जब वो जाता है तो अपने सारे रिश्ते, अपने सारी प्रीशियस वस्तुओं को छोड़कर जाना होता है। और ऐसा ही होता है कि उसके मरने के बाद लोग भी उन्हें भूलना स्टार्ट कर देते हैं और उनको पता होता है कि ऐसा ज़रूर होगा। On some fond breast the parting soul release, some peace drops the closing eyes requires, even from the tomb of the voice of nature cries, even in our us's life there wanted fires। जब किसी इंसान की मृत्यु होती है तो उसकी इच्छा रहती है या वो इच्छा रखता है कि जब उसका अंतिम समय आए तो उसका जो सबसे क्लोजेट जो उसके साथ पर्सन है या उसकी जो फैमिली है वो उसके साथ रहे, उसके कोई भी उसका रिलीजियस बॉन्ड हो जो उसके मरने के बाद उसकी आंखें बंद कर सके, या कोई उसका करीबी दोस्त हो जो उसके दिल पर निर्भर होता है। वे मरते समय कुछ श्रद्धा के आंसू बहाए उनके लिए, और साथ में उस कब्र से जो विलेजर्स की राख से आवाज़ आती है कि उनका पैसन अभी भी जिंदा है। फॉर दी whom mindful of the unhonored dead, those in this line their artless tale relate, if chance by lonely contemplation led, some kindred spirit shall inquire the अथाई fate। पोएट फिर ये समझाते समझाते अपने आप पे आता है और कहता है
कि आप जो गुमनाम रूप से मरने वालों के बारे में सोच रहे हैं, इस कविता में आप उनकी अनकही कहानी बता रहे हैं। यदि संयोग से और एकांकी विचारों के कारण आप जैसा कोई व्यक्ति आपसे पूछे कि आपके साथ क्या हुआ, तो आप क्या बोलेंगे? ये एक जो बात है, ये पोएट अपने आप से कह रहा है कि जब आपके साथ ऐसा होगा तो आपके बारे में बताने वाला यहाँ कौन होगा। Haply some hoary-headed swain may say, often have we seen him at the peep of dawn, brushing with hasty steps the dews away to meet sun upon upland lawn. इसमें पोएट अपने आप से ही क्वेश्चन पूछता है और अपने आप को आंसर देता है कि अगर तुम्हारे बारे में या मेरे बारे में अगर कोई मेरे पूछता है तो हमें मेरे बारे में इसका कौन उत्तर देगा? तो बोलता है कि कोई सुनहरे बालों वाला किसान उससे कहेगा या इंक्वायरी करने वालों को कहेगा कि उन्होंने पोएट को जल्दी जल्दी सुबह के समय सूर्योदय पर अपलैंड की तरफ जाते हुए देखा था, या वो गांव के ऊंचे खेतों से सूरज को देखने गया था। There at the foot of yonder nodding beech that worth its old fantastic roots so high, his littlest length of at noontide would be stretch and pour upon the brook that babbles by. और फिर वो किसान कहेगा कि वहाँ उस लहराते बीच के पेड़ के आधार पर वह पुरानी गंभीर जड़ों और ऊंची उलझी हुई शाखाओं के साथ वह लेट जाता था दोपहर में और अपने थके हुए शरीर को फैलाता था, साथ में ही वो बहते हुए पानी को देखता था। Hard by yon wood, now smelling agents corn, muttering his wayward fancies his high wood rope, now dropping woeful van like one forlorn or crazed with care or crossed in hopeless love. और वो एक हार्डवुड के पास भटकता था तथा एक छोटी सी मुस्कान देता था, अपने आप में ही कुछ याद करके बड़बड़ाता था और उसको देखकर के लगता था कि वो कोई बड़ी चिंता में है या होपलेसली किसी से प्रेम करता है। ये जो पोएट है ये अपने बारे में बता रहा है कि अगर पोएट के बारे में कोई पूछे तो अगर वहाँ का किसान या कोई भी व्यक्ति, स्थानीय व्यक्ति क्या बताएगा, तो ये जो बातें हो रही हैं ये वो किसान बता रहा है पोएट के बारे में। One morn I missed him on the custom hill along the heath and near his favorite trees. Another came, nor yet beside the reel, nor up the lawn, nor at the wood was he. और इसमें कहते हैं कि एक सुबह मैंने उसे उसकी सामान्य पहाड़ी पर और ऊबड़ खाबड़ खेतों पर या उसके पसंदीदा पेड़ के पास नहीं देखा। एक और सुबह आई और मैंने उसे नदी या खेत या जंगल के पास भी नहीं देखा। किसान बोल रहा है उससे जो पोएट के बारे में पूछ रहा है। द नेक्स्ट विथ डिर्गस ड्यू इन सैड एरे स्लो थ्रू द चर्च वे पाथ वी सॉ हिम बॉर्नी अप्रोच एंड रीड द ले ग्रैब्ड ऑन द स्टोन बीनीथ यॉन एज्ड थॉर्न। इसमें कह रहे पोएट कि अगले दिन मैंने देखा कि पोएट को मौत के समय बजने वाले गाने तथा पोएट को एक जुलूस के साथ देखा जो स्लोली स्पीकर को चर्च की तरफ ले जाया जा रहा था। स्पीकर यानी कि पोएट ले जाया जा रहा था और मैंने देखा था उसे। उसके बाद पोएट कहता है कि उस अननोन व्यक्ति या इंक्वायरी करने वाले व्यक्ति को किसान मेरे कब्र पर लाएगा और जो मेरे कब्र पर लिखा हुआ था उसे पढ़ने के लिए बोले। और उसने इशारा किया कि जो कांटे वाले पेड़ के नीचे जो पत्थर और अपनी कब्र उसके नीचे पोएट दफन है, यानी कि पोएट अपनी मृत्यु के जो लास्ट मृत्यु के टाइम जो था, जो उसने सोचा था, उसने उसको भी इस पोएम में प्रेजेंट किया है, यानी कि बताया है। फ़िलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद।